नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग आ जाएं और उसके बाद इस सेशन को, क्लास को शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम और सभी को हमारा जय हिंद जय भारत। जल्दी से आए और क्लास के साथ जुड़कर मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, है ना। कल का पीडीएफ नहीं लगा है, बिल्कुल उसको आज डलवा दूंगी मैं पीडीएफ को। बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था, पीडीएफ शेयर नहीं हो पा रही थी, आज शेयर करवा दूंगी शाम तक, ठीक है। चलिए आइए, तो अब चलो सेशन को शुरू करते हैं हम लोग और क्लास को करना शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिकांगों को हम पढ़ रहे थे। मैंने पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग बात कर रहे थे लवक की, तो थोड़ा सा लवक से मैं चीजें आपको यहाँ पर समझाती हूँ और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी प्लास्टिड्स हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं, केवल प्लांट्स में। तो ओनली प्लांट सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं और इनके मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। 3 टाइप कौन कौन से मैम? आपने बताया था कि इनका एक प्रकार होता है हरित लवक। हरित लवक को हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि पादपों को हरा रंग देता है ना, ग्रीन कलर देता है। दूसरा टाइप हमें पढ़ना है जिसको कहते हैं हम वर्णी लवक। तो वर्णी लवक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो भाई क्रोमोप्लास्ट के साथ आज हमें चीज को शुरू करना है, इस क्लास को शुरू करना है। तो आ जाइए, अब मैं आपको वर्णी लवक से जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बता देती हूँ, ठीक है। तो हमें क्रोमोप्लास्ट से पढ़ना है आज की इस क्लास में, ठीक है। आवाज सब तक पहुंच रही है? क्लियर? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग और क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये पादपों को सभी रंग प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पादपों को रंग देने का काम कौन करता है? तो ये पादपों को सभी रंग प्रदान करते हैं। क्लियर? सभी रंग से मतलब समझ रहे हो? सभी रंग प्रदान करने का मतलब है कि हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हरा रंग तो कौन देते हैं भाई, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर कौन देता है? हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो आप बताते हो हरित लवक की वजह से, तभी तो इसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। कई बार क्लोरोफिल भी ऑप्शन में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित। तो वो तो हो गया आपका, है ना। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? वर्णी लवक की, क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या करते हैं? ये पादपों को सभी रंग प्रदान करते हैं। तो लिखेंगे प्रोवाइड ऑल कलर, ठीक है, ऑल कलर टू प्लांट। तो ये प्लांट्स को क्या करते हैं? ऑल कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। पादपों को सभी रंग देने का ये काम करते हैं। अब सभी रंग में आपको पूछ सकता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि टमाटर जो होता है, आपने खाया है टमाटर, किस कलर का होता है दोस्तों? टमाटर खाया है ना, तो पोएम भी सुनी होगी, आहा टमाटर बड़ी मजेदार, ठीक है। तो टोमेटो जो होता है इसका लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना। जो रेड कलर होता है टमाटर का, वो किसकी वजह से होता है? तो आप बताओगे मैम इसी की वजह से, यानी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही टमाटर का लाल रंग होता है। अब मैम क्रोमोप्लास्ट में कौन सा ऐसा वर्णक है जो लाल रंग देता है? उस एक वर्णक का नाम भी पूछा जाएगा, है ना। तो ये जो लाल रंग होता है ना टमाटर का, ये होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। लाइकोपीन वर्णक कैसा रंग देता है? लाल रंग। किसको? टमाटर को। यानी लाइकोपीन जो होता है ये एक पिगमेंट है और ये पिगमेंट क्या करता है? टमाटर को लाल रंग देता है। मैम ये पिगमेंट किसके अंदर पाया जाता है? ये पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के अंदर होता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ऐसे लवक हैं जो पौधों को सभी रंग देते हैं? तो आपने कह दिया क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? अब क्रोमोप्लास्ट में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो टमाटर को लाल रंग देता है? तो आप बताओगे लाइकोपीन पिगमेंट, यानी कि लाइकोपीन पिगमेंट, है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर? मैम आप ऊपर क्यों देख रही हो? मैं इसलिए देख रही हूँ बेटा, ऊपर ही कमेंट चल रहे हैं,
आपके जो कमेंट है वो मुझे ऊपर ही नजर आ रहे हैं, नीचे कैमरा है, ऊपर कमेंट है, तो आपके कमेंट मुझे यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर देख रही हूँ। ठीक है ना? ठीक, चलो आओ अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि मैडम जी ये जो आपने बताया कि टमाटर का लाल रंग है, लाइकोपीन की वजह से है, ऐसे सेब भी लाल होता है, सेब का लाल कलर पूछ ले हमसे कि जो सेब होता है, सेब का लाल रंग किसकी वजह से होता है, सेब का लाल रंग, तो ये भी पूछा जाता है। सेब भी खाते हो ना, रेड कलर का होता है, तो रेड कलर ऑफ एप्पल, आपको ये पूछा जाएगा रेड कलर ऑफ एप्पल किसकी वजह से होता है, तो हम लोग आंसर करके आएंगे कि सेब का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। एंथोसाइनिन वर्णक होता है जिसकी वजह से सेब का लाल रंग होता है। ठीक है, तो बताओगे एंथोसाइनिन, है ना, एंथोसाइनिन पिगमेंट, इसकी वजह से सेब का लाल रंग होता है ना। तो ये चीजें हैं जो पेपर में आपको पूछी जाती हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको बनते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कई बार पपीते से भी पूछ लेता है कि पपीते का पीला रंग किसकी वजह से होता है। ठीक है, पपीते का पीला रंग, आप देखते हो ना पपीता पीला होता है, तो जब भी किसी का रंग पीला होगा, है ना, तो वो होता है ज़ैंथोफिल के कारण। तो बताओगे येलो कलर ऑफ पपाया, येलो कलर ऑफ पपाया किसकी वजह से होता है, तो जब हम पपीते के पीले रंग की बात करते हैं तो पपीते का पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से, आप बताओगे ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल भी क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण पपीते का रंग पीला। अच्छा, किसी का भी पीला रंग पूछ ले तो आपको आंसर ज़ैंथोफिल ज्यादातर टाइम देखने को मिलेगा ऑप्शन में, क्योंकि ज़ैंथोफिल पीले रंग को बनाने का काम करता है। पौधों में जो पीला रंग है वो ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से ही आता है। ज़ैंथोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट में है, क्रोमोप्लास्ट में है या ल्यूकोप्लास्ट में, तो कहोगे मैम ज़ैंथोफिल होता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, वर्णी लवक जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ये पिगमेंट ज़ैंथोफिल। पिगमेंट क्या होते हैं प्यारे दोस्त, पिगमेंट होते हैं जो आपको क्या करें, ठीक है, पपीते का, अच्छा ये होते हैं प्यारे दोस्त पिगमेंट, ये आपको रंग देने का काम करते हैं। ठीक है, लो, तो पपीता जो होता है, पपीता या पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप बताओगे ज़ैंथोफिल की वजह से। ठीक है, लिख दिया बेटा वो, ठीक है, तो पपीते का पीला रंग किसकी वजह से, ज़ैंथोफिल। अच्छा, एक और आता है गाजर, गाजर का भी नारंगी रंग आपको पूछ लेता है, गाजर खाइए ना, तो गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है, ये भी आपको पूछ लेगा, गाजर का नारंगी रंग। क्लियर, तो ऑरेंज कलर की जो गाजर आती है ना, जिसको विलायती गाजर कहते हैं, ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, तो कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है, भाई लिख दिया पपीता सही, ठीक है, आ जाओ, तो ऑरेंज कलर ऑफ जो कैरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, तो हम लोग बताकर चलते हैं कि गाजर का नारंगी रंग कैरेटीन की वजह से, कैरेटीन की वजह से होगा। ठीक है, कैरेटीन की वजह से होता है, तो आपको ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, तो ये चीजें आपको पेपर में पूछी जाती हैं, है ना। चलो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखी हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत किसी को हो नहीं सकती। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम दूसरे रंग के जो वर्णक थे वो कौन से हैं। देखो, मैंने एक बात बताओ मुझे सारे बच्चे, जब मैंने आपको कल लवक के बारे में बताया तो लवक कितने तरीके से बताए थे। एक बच्चा कह रहा है कि मैम गाजर लाल भी होती हैं, बेटा बिल्कुल होती हैं लाल, तो गाजर का नारंगी रंग पूछे तो कैरेटीन हो गया, लेकिन कभी भी गाजर का लाल रंग पूछे तो आप लाइकोपीन ही बताकर चलोगे। ठीक है, कभी भी आपको पूछे गाजर का भी लाल रंग, तो गाजर को भी जब आप लाल रंग की देखोगे तो लाइकोपीन वहां पर बताओगे। कुछ कुछ में एंथोसाइनिन भी मिल सकता है, तो लाइकोपीन और एंथोसाइनिन दोनों मिलकर लाल रंग देने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि कितने प्रकार के मैंने आपको लवक बताए थे, 3 तरीके के। हरित लवक पढ़ चुके हो, ये वर्णी लवक पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे वर्णक की। तीसरा वर्णक क्या है बेटा, जो तीसरा वर्णक पादपों में पाया जाता है, तीसरा लवक जो पादपों में है वो होता है अवर्णी लवक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अवर्णी लवक की, जिसको हम लोग कहते हैं
ल्यूकोप्लास्ट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भाई ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं तीसरे लवक की, जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट एवर्नी। मैम ये क्या करता है? तो आप लोग बताओगे कि ये पादपों को सफेद रंग देता है। इसका काम क्या है? पादपों को सफेद रंग। कभी भी पेपर में पूछे कि कौन सा लवक है या कौन सा वर्णक है जो पादपों को सफेद रंग प्रदान करता है, तो आप बताओगे ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका काम होता है सफेद रंग प्रदान करता है। क्लियर? देखो, ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, ल्यूको का मतलब होता है सफेद। जैसे कि WBC, उनका नाम होता है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो सफेद रंग की होती हैं। इसीलिए इस वर्णक का क्या काम होता है? पादपों को सफेद रंग देना। तो आप लोग लिखोगे इट प्रोवाइड वाइट कलर, इट प्रोवाइड वाइट कलर टू प्लांट। तो ये पादपों को क्या देता है? वाइट कलर देता है ना। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक और पॉइंट मैं बताऊंगी कि भाई ये क्या करता है? ये भोजन संचय का काम करता है। तो ये पादपों में फूड स्टोरेज भी करता है। तो पादपों में भोजन संचय करने वाला जो लवक है वो कौन सा है? तो आप लोग बताओगे ये होगा एवर्नी लवक। तो पादपों में क्या करता है? भोजन संचय करता है, भोजन संचय करता है। क्लियर? तो आप लोग बताकर चलते हैं इसका ये भी काम होता है कि ये फूड स्टोरेज करता है। तो आप लोग बताओगे फूड स्टोरेज इन प्लांट, ये फूड स्टोरेज करेगा, पादपों में भोजन का संचय करेगा। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे दोस्त, आपने समझा भी अभी कि जो एवर्नी लवक है ये एक और काम करता है कि पादपों में भोजन का संचय करता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, है ना, कि भाई पादपों में मैम पादक क्या होता है? बेटा पादक तो कुछ नहीं होता, पादप होता है, प्लांट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या करते हैं प्यारे दोस्त? ये पादपों में क्या करता है? आपने कहा व्हाइट कलर देने का काम करता है। ठीक है? क्लियर? अच्छा हर्ष, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको कल की क्लास में गलत लग रहा था? आप उसको अभी बता सकते हो। ठीक है? आप उसको अभी बता सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब आगे बढ़े तो बात करते हैं कि ये पादपों में फूड का स्टोरेज करेगा, भोजन का संचय। तो एक क्वेश्चन आता है कि पादपों में भोजन संचय किस रूप में होता है? नोट डालकर यहां पर लिखोगे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपको कि भाई पादपों में भोजन संचय किस रूप में होता है? पादपों में भोजन संचय, भाई जब पादप अपना भोजन का संचय करते हैं तो किस रूप में करते हैं? पादपों के अंदर भोजन संचय आप लोग बताएंगे स्टार्च, यानी हिंदी में लिख लो मंड, है ना, मंड के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये जो स्टार्च होता है, ये जो मंड होता है, यही पादपों के अंदर संचित भोजन होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है? तो लिख लीजिएगा स्टोर्ड फूड, या ऐसे लिखना फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट, फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो भाई पादपों के अंदर जो खाना है वो किस रूप में संचित होता है? आप बताते हो स्टार्च के रूप में। ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है? ये आपको एग्जामिनेशन में आता है। क्लियर? आगे बढ़ूं? स्टार्च के रूप में, बिल्कुल। ये स्टार्च जो होता है ये पत्तियों में, जड़ में, कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो जब पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, जब पौधों के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है, अतिरिक्त ग्लूकोज, तो उसको वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। जिस दिन धूप नहीं निकलती, संचय क्या होता है? अच्छा संचय मैं बताती हूँ क्या होता है। मान लो आपने, आपका फेवरेट है पिज्जा, है ना, पिज्जा आपने ऑर्डर कर दिया। अब आपने बड़ा पिज्जा, मैं आपको कोई पार्टी दे रहा है, आपने कहा पिज्जा खाऊंगी मैं, तो उसने कहा चल ठीक है पिज्जा खा ले। उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फ्री का मिल गया। अब आपने क्या करा? आधा पिज्जा तो खा लिया। अब आधे का क्या करूं? आपने फ्रीज में रख दिया ले जाकर, और आप कहोगे कि अब मैं इसको रात को खाऊंगा या इसको कल खाऊंगा। तो आपने उस पिज्जा को स्टोर करके रख दिया फ्रिज में। वैसे ही पौधे जब कई बार ज्यादा ग्लूकोज बना लेते हैं, या पौधों में अपने आप ही ये होगा कि जब पौधे खाना बनाएंगे ना, उससे जो उनको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को वो कंप्लीटली खर्च नहीं करते, पूरी एनर्जी को खर्च नहीं करते। ठीक है?
अब पूरी एनर्जी को खर्च नहीं कर रहे तो कुछ एनर्जी उनके अंदर अपने आप स्टोरेज फॉर्म में चली जाती है। फिर उसी एनर्जी से वो क्या करते हैं, उस एनर्जी का वो तब इस्तेमाल करते हैं जिस दिन धूप नहीं निकलती, जिस दिन बारिश होती है, क्योंकि धूप से खाना बनाते हैं पौधे। तो जिस दिन बारिश नहीं निकलेगी, जिस दिन क्या होगा, धूप नहीं होगी, उस दिन उस एनर्जी का वो इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों के अंदर जो खाना स्टोर रहता है जिससे वो अपने लिए कई दिनों तक का यूज में ला सकते हैं, तो वो होता है स्टार्च। तो स्टार्च के रूप में अपने क्या कर लेते हैं, खाने को संचित कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। मंड क्या है, मंड ही स्टार्च है। मंड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। बात बेटा ऋतिक जो समझ नहीं आया वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो बेटा। तो स्टार्च ना, मंड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, इसको अभी आगे पढ़ोगे। ये कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम खाना खाते हैं हम भी ग्लूकोज लेते हैं बेटा, ग्लूकोज की फॉर्मेट में हमारी बॉडी में भी खाना, हमारी बॉडी में भी जो भोजन है वो संचित होता है। तो मैम हमारे शरीर में किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसको भी मैं यही लिखवा देती हूँ कि जंतु और कवक के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जंतु तथा कवक में। तो जंतु तथा कवक में अतिरिक्त संचित भोजन, जो हमारे शरीर में अतिरिक्त भोजन है, अतिरिक्त संचित भोजन किस रूप में होता है, तो संचित भोजन या कई बार ऊर्जा भी लिखा जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ग्लाइकोजन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। ये प्रक्रिया हर किसी में होती है कि भाई जंतु भी खाना खाते हैं, उनके शरीर में एक्स्ट्रा फूड जो है वो किस रूप में संचित होगा, और पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं, उनके शरीर में एक्स्ट्रा भोजन जो है वो किस रूप में संचित होगा। तो जंतुओं में तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादपों में स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में होता है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा स्टोर्ड फूड। यहां पर आपको पूछा जाए तो आप बताओगे स्टोर्ड फूड इन एनिमल एंड फंगस, इन एनिमल एंड फंगस, एनिमल में भी और फंगस में भी, ठीक है, इज ग्लाइकोजन। क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन होगा। ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है हमारे शरीर में खाना। कैसे, जैसे आपने खाना खाया, खाने से बनी ग्लूकोज, हाँ जी मैडम बिल्कुल बनी ग्लूकोज, दोनों में बनती है, चाहे पादप हो चाहे हम हो, सबके अंदर ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज ही हमारा ईंधन है। अब ग्लूकोज अगर हम लोग जंतु की बात करें तो ये ग्लूकोज जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाएगी, एनिमल की अगर बात करें तो ये, या फंगस की अगर बात करें तो ये हमारे अंदर किस रूप में संचित हो जाती है, ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। लिखा हुआ है हिंदी में ऊपर ग्लाइकोजन। वहीं अगर हम लोग बात करें पादपों की, पादप भी जब खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज ही बनाते हैं, और ये जो ग्लूकोज होती है पादपों में किस रूप में संचित होगी, यानी जितनी ग्लूकोज का इस्तेमाल करना था कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा है वो स्टोर हो जाती है ना, चाहे पौधों की बात करें या जंतु की। तो पौधों में ये किस रूप में संचित होती है, तो पौधों में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, स्टार्च जिसको हम मंड कहते हैं। तो ये होता है दोनों के अंदर, दोनों ही, चाहे जंतु हो चाहे हम, जब अपना खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज ही मिलती है हमें। ग्लूकोज जंतुओं के शरीर में जब एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बची हुई है, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, ग्लाइकोजन में, है ना। और पादपों की बात करें तो स्टार्च में। तो ये दोनों पॉइंट है जो आपको पेपर में आते हैं। ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलो इनके बारे में भी हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी। अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो एवर्णी लवक होते हैं ना, यही पादपों के अंदर तेल का संचय भी करते हैं। इसको यहां लिख लेना अगला पॉइंट डालकर, तेल का, तेल शर्करा का संचय करते हैं, है ना, तेल शर्करा का संचय करते हैं। तो ये वो है जो भाई क्या करते हैं, तेल और शर्करा का संचय भी करते हैं। तो आपने लिखा कि स्टोर्ड ऑयल, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि ऑयल एंड शुगर को स्टोर करने वाले एलिमेंट, तो यही क्या करते हैं, स्टोर्ड ऑयल एंड शुगर। तो एवर्णी लवक हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं, जो पौधों के अंदर तेल और शर्करा का संचय भी करते हैं। इतना आपको यहाँ पर लवक से पढ़ना था। क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए, क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिए, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लिए। अब आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगले कोशिकांग की बात करेंगे। भाई अगला कोशिकांग हो जाएगा रिक्तिका, है ना, अगला कोशिकांग। अब कोशिका के अंदर जो नेक्स्ट है वो है रिक्तिका। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है रिक्तिका से, वैक्यूल कहते हैं जिसको,
वैक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। दोस्तों ये जो रिक्तिका है या ये जो वैक्यूल है, ये मैम कैसा कोशिकांग है? तो दोस्तों आप लोग बताओगे कि ये पादप कोशिका में तो काफी बड़ा होता है ना? पादप कोशिका में इसका आकार काफी बड़ा है, पादप कोशिका में यह है बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट देता है बेटा पेपर, बड़ा होता है, तथा जंतु कोशिका में छोटा, तथा हमारी कोशिका के अंदर ये क्या होता है? छोटा। जंतु कोशिका में छोटा होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपको पेपर में कि कौन सा स्टेटमेंट पादप और जंतु के बारे में सही है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको लिखकर दे देता है पेपर के अंदर। तो आप बताओगे कि ये जो रिक्तिका होती है वैक्यूल, ये पादप कोशिका में तो काफी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटा। तो पहले लिख लीजिएगा, इट इज बिगर इन प्लांट सेल। भाई पादप में काफी बड़ा है, और मैंने बताया था कि पादप कोशिका का तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग है ना मैम? कवक और शैवाल अलग अलग होते हैं। हाँ जी बेटा बिल्कुल, कवक अलग तरीके के जीव है और शैवाल पादपों में आती है। शैवाल एक तरीके के प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, तो अलग अलग है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो बेटा। जो जेंटोफिल और कैरोटीन होते हैं ना, ये आप लोगों के क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर केवल क्लोरोफिल आपको देखने को मिलता है जो हरा रंग देता है। ठीक है, चलो अब आएंगे, इट इज बिगर इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? बिगर होता है इन प्लांट सेल, एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? ये स्मॉलर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो वैक्यूल है ये किस तरीके से नजर आता है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे, ये होती है रिक्तिका, ये एक पादप कोशिका का डायग्राम है, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है भाई। अब इसमें अंदर की तरफ ये जो आपको स्विमिंग पूल की तरह दिख रहा है ना, जैसे नहाने वाला स्विमिंग पूल होता है, तो ये है वैक्यूल। अब ये वैक्यूल आप देख रहे हो ना, ये पादप कोशिका है। देखो कितना बड़ा एरिया है पादप कोशिका के अंदर वैक्यूल का। तो ये प्लांट सेल के अंदर देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। तो प्लांट सेल में लगभग 90% जो एरिया है, लगभग पूरी पादप कोशिका का 90% भाग ये वैक्यूल ही कवर कर लेता है। देखो एक प्लांट सेल और इसका देखो ये पार्ट ज्यादातर वैक्यूल ने घेरा हुआ है। और ये जो वैक्यूल है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है जिसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ, देखो इसकी इस मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आता है कि इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? तो टोनोप्लास्ट, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली है ये पूछ लेता है। तो टोनोप्लास्ट हम लोग कहते हैं इस वैक्यूल की झिल्ली को। ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना, ये वैक्यूल की झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। तो इस वैक्यूल के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि टीनोप्लास्ट किस कोशिकांग की झिल्ली है? विच सेल ऑर्गेनल हैव अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टीनोप्लास्ट? तो आपको ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को कहते हैं टीनोप्लास्ट? नहीं। आपको दे देगा हरित लवक की झिल्ली। तो क्या हरित लवक की झिल्ली को कहते हैं टीनोप्लास्ट? नहीं। आपको ऑप्शन दे देगा वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो आप कहेंगे हाँ भाई, टोनोप्लास्ट रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं। तो ऐसे आपको छांटने को आता है पेपर में। अब इसके अंदर क्या होता है? एक लिक्विड भरा हुआ था, दिख रहा है ना पानी के जैसा लिक्विड। तो इसको कहा जाता है सेल सैप, इसको कहते हैं कोशारस, इसको कहा जाता है कोशारस। इसको कहते हैं दोस्तों कोशारस। क्या कहते हैं? कोशारस। ठीक है, सेल सैप। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है, इस रिक्तिका में जो तरल भरा रहता है, इस रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड भरा है बेटा, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? तो इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं क्या? तो कहेंगे नहीं मैम। हिंदी में बताइए मैडम जी। बेटा कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदी में नहीं है? अब इस टोनोप्लास्ट को ना हिंदी में भी टोनोप्लास्ट ही कहते हैं, है ना, इसको टोनोप्लास्ट ही कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टोनोप्लास्ट ही कहते हैं। तो मैं बिल्कुल वही शब्द बताती चल रही हूँ जैसे जैसे पेपर में आएंगे। हिंदी में भी मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये जो वैक्यूल होता है जिसको हम रिक्तिका कहते हैं, इस रिक्तिका में एक पानी भरा रहता है अंदर। ये पानी क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कोशारस, सेल सैप। अब मैम ये काम क्या करता है? ये रिक्तिका काम क्या करती है? तो देखो, जब इस कोशिका के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है ना, ये पानी भर गया, तो ये कोशिका फूल जाती है, मोटी हो जाती है।
अब इस कोशिका के मोटे होने के लिए फिर ये कोशिका मोटी हो जाती है, यानी इसका स्फीति दाब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारा पानी, अतिरिक्त पानी कोशिका इसके अंदर जमा कर लेती है। सारा अतिरिक्त पानी यहाँ आ जाता है इसके अंदर। तो सारा पानी जब इसमें आ जाता है तो कोशिका की भित्ति फिर से पतली हो जाती है, कोशिका की भित्ति फिर से सिकुड़ जाती है। जैसे आपने गुब्बारा है, उस गुब्बारे में बहुत सारा पानी भर दिया तो गुब्बारा ऐसे ऐसे फूल जाता है। उस गुब्बारे से पानी निकाल दो तो गुब्बारा पिचक जाता है। तो एक कोशिका को फूलने के लिए और एक कोशिका को पिचकाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो यही होता है, वैक्यूल। तो एक कोशिका क्या, कोशिका झिल्ली, मतलब जब इस कोशिका में मान लीजिए पानी है यहाँ, है ना, एक पादप कोशिका को तुमने पानी में रख दिया। अब पानी जो है वो पादप कोशिका के अंदर भरने लगेगा। अब सारा पानी देखो इसके अंदर चला गया, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर पानी चला गया तो कोशिका फूल गई, कोशिका मोटी हो गई। अब कोशिका मोटी हो गई तो क्या होगा, क्या ऐसे ही बनी रहेगी कोशिका? स्फीति दाब ज्यादा हो गया कोशिका का तो नहीं, फिर धीरे धीरे उस कोशिका से पानी निकलेगा, वो श्रिंक होगी। क्योंकि ज्यादा पानी भरोगे तो कोशिका की भित्ति फट जाएगी, कोशिका ही खत्म हो जाएगी, फट जाएगी। गुब्बारे में ज्यादा पानी भरोगे गुब्बारा फट जाएगा, है ना। तो वैसे कोशिका में ज्यादा पानी भरोगे कोशिका फट जाएगी। तो कोशिका अपने आप को मेंटेन कैसे करती है? तो अपने आप को मेंटेन करती है कि जब कोशिका के अंदर पानी जाता है तो ये एक्स्ट्रा पानी इस वैक्यूल में भर जाता है। तो कोशिका की जो भित्ति है इस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, जिससे कोशिका जो है अपनी नॉर्मल स्थिति में रहती है और कोशिका लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो रिक्तिका होती है ये क्या काम करती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अंदर ये जो वैक्यूल होता है ये क्या काम करता है, वैक्यूल। तो ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। तो ये आप लोग बताओगे, ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, कोशिका का स्फीति दाब बनाता है ना। क्या बनाता है भाई? स्फीति दाब। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, विच सेल ऑर्गेनल मेंटेन टर्गर प्रेशर ऑफ सेल। तो आप बताते हो रिक्तिका। तो लिख लीजिएगा, इट इट बैलेंस ट्रगर प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रगर प्रेशर बनाता है कोशिका का, ट्रगर प्रेशर ऑफ सेल। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये स्फीति दाब क्या होता है, ये तो शब्द समझ ही नहीं आया। ये ट्रगर प्रेशर क्या होता है, समझ ही नहीं आया। तो कोशिका भित्ति पर जो दबाव पड़ता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रगर प्रेशर, है ना। अच्छा, शाहिनी प्यारे दोस्त, क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ। शाहिनी, आपको क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ बेटा। एकदम बढ़िया तरीके से बहुत धीरे धीरे समझाती हुई चल रही हूँ, देखो समझना। अब स्फीति दाब को समझना। वही मान लो ये कोई पादप कोशिका है, ठीक है दोस्तों, मैं बना रही हूँ यहाँ, ये एक पादप कोशिका है। ऐसी होती है पादप कोशिका, प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या है भाई? ये एक पादप कोशिका है। क्लियर? अब ये जो मैंने आपको यहाँ ग्रीन कलर से बनाई है मोटी मोटी, ये इसकी भित्ति है, इसकी कोशिका भित्ति है। सेल वॉल है भाई ये इसकी, ठीक है, कोशिका भित्ति इस तरीके से। अब मान लीजिए इस कोशिका को कहीं पानी वाली जगह पर रख दिया, मतलब इसके आसपास पानी है, ये रहा। अब पानी क्या करेगा? इस कोशिका के अंदर चला जाएगा, है ना। इस कोशिका के अंदर पानी चला गया। अब ये जो मैं बना रही हूँ पिंक कलर की, ये इसकी कोशिका झिल्ली है। ये जो मैं पिंक कलर की बना रही हूँ ये इसकी झिल्ली है, झिल्ली मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है भाई? इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जब इस कोशिका के अंदर पानी चला गया तो पानी अब होता हुआ अंदर की तरफ आएगा ऐसे। अब पानी अंदर की तरफ आएगा तो इसमें पानी भरेगा, ये फूलेगी, ये मतलब फैलेगी। जैसे गुब्बारे में पानी भरोगे तो गुब्बारा ऐसे फूलता चला जाएगा, गुब्बारे की जो जो गुब्बारा है उस पर दबाव पड़ेगा, गुब्बारा ऐसे फूलता चला जाएगा, है ना। वैसे ही तो ये जो इसकी झिल्ली है, ये जो इसकी झिल्ली है, इस पर एक दबाव पड़ता है बेटा, इसी दबाव को कहते हैं स्फीति दाब। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है कोशिका की, इस पर जो दबाव पड़ेगा वही होती है प्यारे दोस्त, आप बताते हो स्फीति दाब। तो स्फीति दाब क्या होता है? आ, आओ देखो,
तो ये क्या होता है प्यारे दोस्त, ये होता है आप लोगों का स्फीति दाब। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली पर लगने वाला दबाव, कोशिका झिल्ली, तो इसके कोशिका के अंदर जो झिल्ली है, जब इसमें पानी भरेगा कोशिका में, ये फूलेगी तो दबाव पड़ेगा इसकी झिल्ली पर, है ना। तो इसी दबाव को कहते हैं टर्गर प्रेशर। कोशिका झिल्ली पर लगने वाला दबाव, ठीक है, लगने वाला दबाव, इसी को कहा जाता है टर्गर प्रेशर, ठीक है। दबाव को क्लियर मैंने लिख दिया इंडिकेट करके, जिससे आप समझ जाओ कि भाई टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब क्या होता है। तो आपको मैंने लिखा कि कोशिका झिल्ली पर लगने वाला दबाव, क्लियर। इसको सीधा लिख लेते हैं, लगने वाला दबाव। तो लिखोगे प्रेशर, प्रेशर दैट पुट ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका की सेल मेम्ब्रेन होती है, इस पर जो दबाव लगता है उसी को कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो इस दबाव को ही कंट्रोल करता है ये रिक्तिका, इस दबाव को ही कंट्रोल करने का काम करती है ये रिक्तिका। आ गई बात समझ में? इतना पूछेगा आप लोगों को, है ना। दबाव को ही कहते हैं क्या मैम? बिल्कुल। तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसी प्रेशर को कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है प्यारे दोस्त यहाँ पर ये रिक्तिका, ठीक है, वैक्यूल। तो इतना पॉइंट आपको पढ़ना है इस वैक्यूल के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक पॉइंट और बताती हूँ, ये जो रिक्तिका होती है ना बेटा, अभी मैंने कहा कि पादप कोशिकाओं में ये कितनी क्या होती है, बड़ी होती है, और मैम जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, काफी छोटी होती है, स्मॉलर। अब नंबर भी पूछ लेता है कई बार कि मैम पादप कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये पादप कोशिका के अंदर कितनी होती है, तो आपने कहा कि मैम एक ही होती है ना। पादप कोशिका में इनकी संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितनी होती है, एक होती है, केवल एक होती है, क्लियर, एकदम सिंगल होगी, एक होती है, क्लियर। तो नंबर इन प्लांट सेल, इनका नंबर कितना होता है प्लांट सेल के अंदर, नंबर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सिंगल होती हैं, एक होती हैं। लेकिन मैम एनिमल सेल में पूछ ले कितनी होती है, तो वही पूछ सकता है बिल्कुल। तो जब हम जंतु कोशिका में बात करते हैं, जंतु कोशिका के अंदर ये कितनी होती है, तो जंतु कोशिका में इनकी संख्या, जंतु कोशिका में संख्या जो इनकी होती है वो कितनी होती है। तो आप लोग बताते हो नंबर इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल में इनकी संख्या कितनी होती है। तो हम लोग बताते हैं एनिमल सेल में इनकी संख्या होती है बहुत सारी, ठीक है। आप लोग लिखोगे मैनी, बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी हो सकती हैं मैनी, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जंतु कोशिका में बहुत सारी हो सकती हैं, क्लियर। चलो बेटा, पारुल मैम की तबीयत खराब है, इस वजह से मैम की जो क्लास है वो हो नहीं रही है। अब देखो ये एक पादप कोशिका है, ये एक ही प्लांट सेल है, इसमें एक ही रिक्तिका दिख रही है ना, ये रही बड़ी सी, एक का ही स्पेस है, एक ही इतनी बड़ी है भैया, 90% पूरा एरिया कवर कर लिया, तो एक ही काफी है प्लांट सेल में तो। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में ये बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं और बहुत सारी हो सकती है। इस तरीके से एनिमल सेल में बहुत छोटी होती है और बहुत ही क्या हो सकती है, मतलब ये है तो ये भी एक प्लांट सेल का ही डायग्राम। लेकिन मैं अगर एनिमल सेल की आपको बात बताऊं, जैसे यहाँ पर बनाऊं एनिमल सेल, ये ठीक है, पादप कोशिका में तो आपको दिख ही रही है ये क्या होती है, एक होती है। लेकिन आपको अगर मैं जंतु कोशिका की बात बताऊं, एनिमल सेल की बात बताऊं, तो इसमें ये छोटी छोटी काफी बहुत सारी हो सकती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें एक ही है, लेकिन एनिमल सेल में काफी सारी हो सकती हैं। अब चलो आगे बात करते हैं, और अंतिम जो सेल और ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। अगला कोशिकांग है भाई सेंट्रियोल, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, तारक काय, तारक काय जिसको कहते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से अब क्या क्वेश्चन आएगा ये आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। सेंट्रियोल, तारक काय से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जो तारक काय होता है ये किस में पाया जाता है, ये आपको पूछ सकता है पेपर में। तो जब हम लोग सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये वैक्यूल कहाँ होती है भैया, पूरी रामायण बता दी मैंने, और अभी भी कह रहे हो ये वैक्यूल कहाँ होती है, क्लास तो चल रही है बेटा। ये वैक्यूल कोशिका के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। एक कोशिकांग है, एक कोशिका उसके अंदर होती है प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो बात करते हैं तारक काय।
तो आप लोग बताओगे ये अधिकतर किस में पाए जाते हैं, पूछा जाता है। तो ये अधिकतर जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये हमारी कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, में पाए जाते हैं। कभी कभी प्लांट में मिल सकते हैं, बट अधिकतर किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में। तो आप लोग बताओगे मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल सेल। तो मोस्टली किस में मिलते हैं भाई, एनिमल सेल में मिलते हैं, अधिकतर एनिमल कोशिका के अंदर ये देखने को मिलते हैं। अच्छा मैम, इनके बारे में बात करें तो ये जो सेंट्रियोल है, इनकी खोज भी कई बार पूछ ली जाती है, इनकी डिस्कवरी से क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इनकी खोज कई एग्जाम में पूछी गई है। तो हम लोग बताएंगे कि भाई इनकी डिस्कवरी कहाँ होती, किसने करी है, तो आप बताते हो टी बॉवेरी, ठीक है, टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, टी बॉवेरी, तो टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी थी, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर। सूरज, आई एम टॉकिंग क्लासेस लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप आने वाली क्लासेस में भी बात कर सकते हो या जो आपका डाउट है उसको पूछ सकते हो, ठीक है। केवल हिंदी में क्यों लिखें बेटा, बच्चे तो दोनों है ना, इंग्लिश वाला भी है और हिंदी वाला भी है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ कि भाई ये जो तारक काय हैं ये क्या काम करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, है ना। कब बनते हैं दोस्त, कोशिका विभाजन। तो जब कोई कोशिका विभाजन करती है, अभी पढ़ोगे आप इसको, तो कोशिका विभाजन के दौरान बनते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर ये कब बनते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान, या कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, कैसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग बताएंगे दे फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है ना, तो ये सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं दोस्तों, समझ में आई बातें, कोशिका विभाजन के दौरान बनते हैं। और कैसे होते हैं, तर्क के समान। तर्क क्या मतलब, जैसे छोटी छोटी सी छड़ें लगा दी हो, डंडे बांध दिए हो आपस में बहुत सारे, ऐसे दिखते हैं, ये देखो ये रहे। तो ये सेंट्रियोल किस में होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम एनिमल सेल में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कोशिका विभाजन के दौरान दिखते हैं। और इनकी शेप देखो कैसी है, तो ये तर्क तंतु के समान आपको नजर आते हैं, तर्क तंतु, यानी स्पाइंडल शेप होती है इनकी, स्पाइंडल, जैसे बहुत सारे गट्ठर डंडे बांध दिए हो, दिख रहे हैं ना, तर्क तंतु, स्पाइंडल कहते हैं इनको। तो ये स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, ठीक। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में कि कोशिकाओं के अंदर जो तर्क तंतु होते हैं, स्पाइंडल शेप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं, वो क्या होती हैं, तो आप बताओगे ये होते हैं सेंट्रियोल्स, जिनको कहते हैं तारक काय, जिनको कहा जाता है तारक काय, ठीक है। समझ में आ गई बातें, है ना, है ना। फिगर के साथ लिख रही हैं बेटा, आपको फिगर देखो, फिगर तो देखने के लिए है, फिगर पेपर में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट मैं फिगर के पास जो आपको पॉइंट्स लिखती हूँ ना, वो पॉइंट्स आपको ऐड करने होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि पॉइंट बनाकर लिख लिया करो। जैसे अभी मैंने जितनी भी फिगर पर आपको चीजें बताई हैं, जैसे ये चीजें बताई हैं मैंने आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया है कि टीनोप्लास्ट क्या होता है, ये इसकी भित्ति है। तो जब मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिक्तिका है, रिक्तिका की भित्ति को क्या कहते हैं, टीनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट लिख लेना चाहिए कि टीनोप्लास्ट रिक्तिका की भित्ति को कहते हैं, है ना। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, जो लिक्विड होता है, उसको कोशारस कहते हैं। तो रिक्तिका के अंदर भरे हुए द्रव को कोशारस कहते हैं। ऐसे करके आप पॉइंट बनाकर चीजों को लिख सकते हैं। बाकी अगर दिक्कत हो रही है तो आगे से मैं ही लिखवा दिया करूंगी, ठीक है, आगे से मैं यहाँ पर लिखवा दिया करूंगी, कोई इशू नहीं है। चलिए आइए, तो तारक काय के बारे में भी आपको ये पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कोशिकांगों से एक लास्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, उस लास्ट पॉइंट को हम लोग लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, अगला जो आपको मैं कोशिकांग लिखवाने वाली हूँ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से भी क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल, जिसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। अच्छा मैम, ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है बताओ। तो हमने क्या क्या कर लिया, देखो, लाइसोसोम को पढ़ लिया, गोल्गी बॉडी को पढ़ लिया, है ना, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ लिया हमने, यानी प्लास्टिड्स कर लिए हैं हमने, रिक्तिका को कर लिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को कर लिया हमने, न्यूक्लियस को कर लिया,
ठीक है, और हम लोगों ने राइबोसोम को कर लिया है, ठीक, और मैंने आपको सेंट्रियोल भी करा दिए हैं, एक और बचा हुआ है, और राइबोसोम भी करा दिए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी कराऊंगी, लेकिन अभी हम कर रहे हैं कोशिका भित्ति। यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति से। साथ साथ लिखोगे, साथ साथ लिखने का टाइम दिया करो बेटा, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, है ना। तर्क तंतु फिर से बताएं बेटा, तर्क तंतु होते हैं स्पाइंडल के जैसी स्ट्रक्चर, स्पाइंडल तर्क तंतु की शेप होती है इनकी। इनको तर्क तंतु के जो वर्ड है ना, तर्क तंतु कोशिका के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये स्पाइंडल शेप आप लोग बता सकते हो, वो इन्हीं की होती है, सेंट्रियोल की। दिख रहे हैं ना, देखो जैसे गट्ठर से, जैसे कितने सारे लकड़ियों के गट्ठर आपस में बांध दिए हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम तर्क तंतु कहते हैं, स्पाइंडल शेप कहते हैं। तो ये तर्क तंतु के समान दिखते हैं, ये जो सेंट्रियोल होते हैं, इनकी शेप तर्क तंतु के समान होती है। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर। बेटा गौरव, कोई भी डाउट होता है अगर वो यहाँ दिखेगा तो उसको सोल्व कर देते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई में जरूर करती हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर। आओ आगे बात करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। जो कोशिका भित्ति है, आप लोग बताओगे कि ये किस किस में पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे ये केवल पादप कोशिका के अंदर मिलती है दोस्त, पादप कोशिका में। अब मेरे साथ आप लोग लिख रहे होंगे बिल्कुल, पादप कोशिका में, जंतु जीवाणु कोशिका में, क्लियर, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में तथा कवक कोशिका में पाई जाती है, तथा कवक यानी फंगस जो होते हैं, कवक कोशिका में पाई जाती है। तो आपको ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, तो भाई कोशिका भित्ति 3 प्रकार की कोशिकाओं में मिलती है। कौन कौन सी कोशिकाओं के अंदर, एक तो पादप कोशिका में पाई जाती है, एक जीवाणु कोशिका में पाई जाती है, एक कवक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो आपने कहा इट इज फाउंड, इट इज ओनली फाउंड, ओनली फाउंड इन, ये किस किस में मिलती है भाई, ओनली फाउंड इन, आप बताएंगे प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में मिलती है। ठीक है, आप बताएंगे बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल में मिलती है दोस्त, बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका में, एंड फंगल सेल फंगस कोशिका के अंदर मिलती है। तो ये किस किस में मिलती है, इन 3 कोशिकाओं में। अच्छा मैम, आपने यहाँ पर एक कोशिका नहीं लिखवाई, कौन सी नहीं लिखवाई बताओ, यहाँ पर मैंने एक कोशिका नहीं लिखवाई, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक, समझ में आ गई बात। सुनील जी आप अपना डाउट लिख देते तो शायद वो डाउट पढ़ लेती मैं, इतना लंबा मैसेज जो आपने लिखा है इसमें टाइम बर्बाद आपका भी हुआ और मेरा भी हुआ, तो आप अपना शायद डाउट लिख देते तो वो डाउट क्लियर हो जाता, क्योंकि दूसरे बच्चों के डाउट भी क्लियर हो रहे हैं जो आंखों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, चलो। ठीक, चलो बताओ जल्दी से। जंतु कोशिका नहीं लिखवाई, रेशमा बता रही है, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि जंतु कोशिका में ये नहीं होती, और पेपर में वही क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता, या जंतु कोशिका कैसे अलग है। तो भाई जंतुओं में ये भी नहीं होता। अभी तक मैंने आपको जंतु और पादप में क्या क्या बताया, कि भाई पादप कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका बड़ी है, जंतु कोशिका में छोटी है। एक बात तो ये हो गई, दोनों में अंतर है ना। आगे बात करें हम लोग कि मैम जो जंतु कोशिका होती है इसके अंदर वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है और बहुत सारे होते हैं, जबकि पादप कोशिका में वैक्यूल एक और बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गई। जीव द्रव्यमान नहीं लिखवाया बेटा, जीव द्रव्यमान नहीं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया है आपको। प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा है, कोशिका द्रव और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस द्रव, ये बताए थे मैंने। ठीक है, अब आ जाओ इधर, लिख लीजिए कि ये जंतु कोशिका में नहीं होती। तो एक डिफरेंस ये हो गया, ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, है ना, नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति एक ऐसा भाग है जो जंतु कोशिका में आपको नहीं मिलेगा। तो नोट फाउंड इन, नोट फाउंड इन एनिमल सेल, तो बेटा ये एनिमल सेल में नहीं मिलती है, ये जंतु कोशिका के अंदर आपको नहीं पाई जाती है ना। समझ में आ गई बात। भाई कहाँ गलत लिख दिया, ये केवल पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में तथा कवक में पाई जाती हैं।
कवक कोशिका लिख लो या कवक लिख लो, बात तो एक ही है। लो कवक कोशिका भी लिख दिया, कवक कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब चलो बात करते हैं कि मैम जब ये पादपों में मिलती है तो किस पदार्थ से बनी हुई होती है। भाई ये पादप में किस पदार्थ से बनी होती है, ये प्लांट के अंदर जब पाई जाएगी तो किससे बनी होती है, तो आप बताते हो कि सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इससे सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, आप बताते हो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो ये किसकी बनी होती है दोस्त, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होगी, आपने कहा ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अच्छा दूसरा है जीवाणु, जीवाणु में भी तो पाई जाती है ना, तो जीवाणु में किस पदार्थ की बनी हुई होती है, तो जीवाणु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये किस पदार्थ की बनी हुई होती है। तो जब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, जीवाणु कोशिका की, तो आप बताएंगे कि जीवाणु कोशिका में ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकोन किसकी बनी होती है भाई, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो ये भी पूछा जाएगा कि जंतु में किसकी जीवाणु में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, तो आपने कहा मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन, क्लियर। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ तो मैम कवक में किस पदार्थ की बनी होती है, तीनों में पूछा जाता है। कवक कोशिका के अंदर ये किसकी बनी हुई होती है। अच्छा ये जो पेप्टाइडोग्लाइकोन है ना, इसको एक और नाम से लिखेंगे अभी। अभी हम लोग लिखेंगे कि फंगल सेल में किसकी बनी है, लेकिन उससे पहले ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो मैम पेप्टाइडोग्लाइकोन को एक और नाम से जाना जाता है, हाँ बच्चा, पेप्टाइडोग्लाइकोन को हम लोग कई बार म्यूरिन भी कहते हैं। तो ये पेपर में आपको कई बार म्यूरिन के नाम से भी मिल सकता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो या तो ऑप्शन में आपको पेप्टाइडोग्लाइकोन दे देगा या ऑप्शन में आपको म्यूरिन दे देगा, तो कोई भी एक मिलेगा दोनों में से ऑप्शन। ठीक है, अब भाई पादप कोशिका की बात कर ले, कवक कोशिका की बात कर ले, तो इसमें ये किसकी बनी होती है, तो आप बताते हो काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा एग्जाम में काइटिन की बनी होती है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। आप बताएंगे मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये किसकी बनी होती है दोस्त, काइटिन की बनी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा दिया मैंने इस पर। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सेल्यूलोज वाला। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये जो काइटिन होता है ना, ये एक और काम करता है। ये काइटिन कवक की कोशिका भित्ति को तो बना ही रहा है, साथ में ये काइटिन ना कीटों का बाह्य कंकाल भी बनाता है। तो काइटिन होता है प्यारे दोस्त, ये एक और काम करता है। ये काइटिन क्या करता है, ये काइटिन जो कीट होते हैं ना कवक, जैसे जो आपने इंसेक्ट देखे हैं, जैसे चैंटा, भंवरा, मकड़ी, बिच्छू, है ना, और कॉकरोच, ये सब आपने जो देखे हैं, ये जो बने हुए होते हैं ना, ये जो बने, नाम ही सिद्धू। अच्छा नाम है सिद्धू। मैम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो कि मुझे कोई डाउट ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या करता है। तो यह कीटों का बाह्य कंकाल भी बनाता है। कीट होते हैं ना इंसेक्ट, कीटों का बाह्य कंकाल, तो ये भी आपको पेपर में आता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है। तो काइटिन जो है ये कीटों का बाह्य कंकाल भी बनाती है। काइटिन जो होता है ये कीटों का बाह्य कंकाल बनाती है, याद रखना, है ना। एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल, exoskeleton of insects is are made up of chitin। ठीक है, made up of chitin। तो काइटिन से ही बना हुआ होता है कीटों का बाह्य कंकाल भी। जैसे तुमने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच बड़ा भूरे भूरे रंग का होता है ना, लड़कियां तो उससे बहुत ही ज्यादा डरती हैं। तो तुमने देखा है वो कॉकरोच का जो भूरा भूरा सपन है वो काइटिन है।
चैंटा देखा होगा, चैंटा काला काला होता है, काट लेता है बहुत तेज, है ना। तो वो जो काला काला सापन है चैटे के अंदर, वो काइटिन है। काइटिन से ही कवक की कोशिका भित्ति और काइटिन से ही कीटों का बाह्य कंकाल बनता है। तो आज की क्लास में इतना रखेंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को आगे की चीजें पढ़ाऊंगी। कल हम लोग क्या बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, यानी ईआर की। और कल हम लोग बात कर रहे होंगे कोशिका झिल्ली के बारे में भी, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और कल की क्लास में मैं आपको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट, कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करा दूंगी। यानी कि कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इतने फैक्ट हमारे कल की क्लास में चलेंगे, तो कल हम इसको क्या कर लेंगे, खत्म। और अब फिर हम नेक्स्ट डे से नया जो चैप्टर है उसको शुरू कर लेंगे। तो किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो फटाफट से बताओ, है ना। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और प्रणाम।